हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार का जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल, जो बिहार के बीपीएससी के लिए और बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है और इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने 4 एपिसोड को कंप्लीट किया था, ये हमारा 5वां एपिसोड है। लगभग 1000 जो प्रश्न है जो पूछे गए हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं और रिवीजन क्लास के तौर पे हम इसको देखेंगे, क्योंकि आपका जो अभी एग्ज़ाम का जो टाइम है इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और साथ ही साथ डेली प्रतिदिन एक सेट ज़रूर बनाया करिए। प्रत्येक दिन एक सेट ज़रूर बनाया करिए ताकि आपका मूल्यांकन हो सके और कहाँ गलत हो रहा है इस पे ज़रूर विचार करिए। ये नहीं कि जो बना के छोड़ दिए और मात्र मतलब समझिए कि कम ही स्कोर आ रहा है, तो ये कम अगर स्कोर अभी भी आता है तो बाद में भी आएगा, इसलिए तैयारी एकदम बढ़िया से होना चाहिए। अगर मानते हैं कि 50 क्वेश्चन का अगर हम करा रहे हैं आपको रिवाइज, तो कम से कम इसमें नहीं आना चाहिए आपको। तो देखिए, बहुत कम प्रश्न यहाँ से गलत होना चाहिए। 4-5 अगर प्रश्न गलत होते हैं तो चलो ठीक है, मानते हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर इससे कहीं ज़्यादा प्रश्न की अगर आपको गलती हो रहा है तो अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है आपके पास। एक बार अच्छा से रिवाइज करिए, बढ़िया तरीके से करिए। ठीक है, तो हमारे जो जो स्टूडेंट हैं या हमारे साथी कहें या हमारे दोस्त कहें जो बना रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि बहुत कम स्कोर आ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 1-2 बार में 10 बार में अगर ऐसा है तो एक बार क्या करिए, प्रश्नों पे ज़रूर विचार करिए और रिवीजन जितना होगा उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी का जो टाइम है नया बुक पढ़ने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और रिवीजन ही आपका स्कोर क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब आप ये क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो इस 4 ऑप्शन में अगर कोई गलती हो जाए कि क्यों गलती होता है, इस पर ज़रूर विचार करिए। विचार करेंगे तभी जा कर के आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी जो कंपटीशन है स्कोर बढ़ाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से 25 से 28 और 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल की बात कर दें तो दोनों मिलाकर के 60 से 65 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री अलग हो जाता है और साथ ही साथ साइंस का भी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। क्या कहता है, अगर 51 नंबर की बात कर दिया जाए तो देखिए कहता है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी क्या किया था, अपनी राजधानी बनाई थी। तो कौन हो जाता है, तो देखिए पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य होता है। कौन हो जाता है, तो ये देखिएगा, ये आपका होता है चंद्रगुप्त मौर्य होता है। तो 51 का क्या हो जाएगा, 151 का आपको सी हो जाता है। कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसी शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी और अखंड भारत का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दूसरा जो सवाल है, यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। अगर बात यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ देखती है, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है तक्षशिला, और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे, चाणक्य थे। और वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा और दीक्षा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और क्या कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति और स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाता है तक्षशिला। तक्षशिला के क्या थे, आचार्य से कौन, चाणक्य। ठीक है, ये आचार्य थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या कहता है, कहता है कि यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। 153 का कितना हो जाएगा, तो देखिएगा अधिकरणों पूछा गया है, कितने अधिकरणों में विभाजित था, तो देखिए इसका आंसर हो जाता है बी। अगर बात कर दे अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था से नहीं है, यहाँ पे राजनीति एकदम फुल प्रशासनिक जो राजनीतिक जो बातें हैं इस पर लिखी गई है। और अर्थशास्त्र में ही बहुत सारा चीज़ें दिया गया है। और इसको अगर बात करें तो इसी अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या के आज 14 बताया जाता है। कितना, तो 14 बताया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इंडिका की बात कर दे तो इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है कहाँ पे? 154 की अगर बात कर दे तो देखिए क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कहाँ हुआ है? तो विशिष्ट रूप से वर्णन की बात कर दे तो क्या होता है? ये चंद्रगुप्त, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तार रूप से और व्यापक तरीके से किया गया। क्या नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य का? और चंद्रगुप्त मौर्य के तो देखिएगा, एक मूरा नामक एक महिला होती हैं जो मोर जो होता है, मोर को चराने और आने उसको ये करने वाले जो लोग होते हैं, मैंने कि समझिए कि उन्हीं से इस बच्चे को चाणक्य द्वारा मतलब खरीद लिया जाता है। अगर बात करें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो देखिएगा, ये जो नाई समाज जो होता है, जो जहाँ पे समझिए कि दाढ़ी और बाल काटता है, वही काम करने वाले ये लोग थे उस समय, कहा जाता है इनके बारे में। और ऐसे भी इनके बारे में ये कहा जाता है कि घनानंद के ये नजाज औलाद है। देखिए कहीं ना कहीं इतिहास को लोगों ने बहुत सारा, और देखिए जब पीजी आप करेंगे, हम लोग जब पीजी कर रहे थे तो उसमें एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ना होता था, इतिहास में लेखन कला की समस्या। तो वहाँ पे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसे इतिहास को लिखने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का लोगों ने सहारा लिया, और जो साहित्यिक साक्ष्य थी उस साहित्यिक साक्ष्यों का लोगों ने विश्लेषण करने में कहीं ना कहीं दृष्टिकोण को क्या कर दिया, बदल दिया। खैर चलिए हम लोग बात करेंगे, जब इतिहास की बारी आती है तो इतिहास से पढ़ा जाता है। तो ये हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे हैं और बिल्कुल फैक्ट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बीपीएससी के लिए और बिहार शिक्षक के लिए, और बिहार में होने वाली आयोजित जितनी भी आपको एग्ज़ाम है उसके लिए, 69 के लिए, और बीपीएससी का जो बिहार शिक्षक है उसके लिए। चलिए ये क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसका, वो व्यक्ति कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है, ये वाला आंसर होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कहता है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन? तो 155 क्या कहता है? तो 155 में कि देखिए क्या आता है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, उसी में विस्तार रूप से वर्णन किया गया। किसका? तो ये देखिए विशाख दत्त का। विशाख दत्त का कौन होता है? मुद्रा राक्षस। ये आपका ऑप्शन, सॉरी, ये आपका सी हो जाता है। ठीक है, ये सी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए कहता है यहाँ पे, प्रश्न को देख करके आप लोग जरूर बनाइए, क्योंकि देखिए यहाँ से गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ से अगर गलती होता है तो बहुत बवंडर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन प्रश्न का गलती होने का मतलब होता है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। क्या कहता है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ये देखिए, मगध में मौर्य वंश की स्थापना का शासन किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्या हो जाता है इसका आंसर? ये देखिए सी ऑप्शन हो जाता है, सी ऑप्शन हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है 157 जो कहता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? 157 जो है किसका समकालीन था? तो देखिए ये घनानंद के समकालीन था। क्या था? ये देखिए प्रश्न पूछा जाता है, ये सारा का सारा जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया है, तो इस हिसाब से आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आपका अपना तरीका हो सकता है किस हिसाब से अब कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो रिवीजन जो भी है आप देखिएगा, एक ही कोई किताब लीजिए, एक ही कोई किताब, 10 किताब को नहीं पढ़ा जाता। एक किताब को लीजिए, लेकिन एक किताब को बार बार पढ़िए, तब आपका रिजल्ट बनता है, तभी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। कहता है कि मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा राजा हो जाएगा? तो ये देखिए ये होता है घनानंद हो जाता है। क्या हो जाएगा? घनानंद होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है यहाँ पे प्रश्न है, ये कहता है यहाँ पे कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, तो कौन राजवंश हो जाएगा? अगर बात कर दें यहाँ पे तो नंद वंश के बाद कौन हो जाता है? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश हो जाता है। कौन हो जाता है? तो ये देखिए मौर्य वंश हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाता है, मौर्य वंश हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। कहता है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को, क्या कहता है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? 59 में क्या कहता है? स्वयं को एक राट कौन कहता है? स्वयं को एक राट की उपाधि कौन धारण करता है? तो क्या हो जाए? महापद्म नंद ने। कौन सा? तो महापद्म नंद ने ये धारण करता है। किसका? एक राट की उपाधि महापद्म नंद ने यह धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कहता है
ये कहता है कि अरे यार, कहता है कि यहाँ पे, सॉरी, ये जो प्रश्न है ये कहता है कि अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रियदर्शी के रूप में किया गया है? तो किसको किया गया है? तो ये देखिए, ये अशोक सम्राट के बारे में बोला गया है। अशोक सम्राट को क्या बोला जाता है? प्रियदर्शी बोला जाता है, देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। एक बार की बात हुआ था, इनकी पत्नी से इन्होंने पूछा कि देखो तो हम देखने में कैसे लग रहे हैं? तो पत्नी इनको एकदम सही बात बोल दी कि यार तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो। यानी कि ये जो अशोक सम्राट थे वो सकल सूरत से उतने स्मार्ट नहीं थे, और यही वजह था कि उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा और पत्नी ने भी सही जवाब दे दिया। और पता है अशोक सम्राट ने क्या किया? उस महिला का जो चेहरा था तेजाब से नहला दिया। तो ये है अशोक सम्राट की बात है। अशोक सम्राट को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में जाना जाता है, और ये बात कहते हैं कि पूरी दुनिया हमको प्रियदर्शी के नाम से जानती है, और देखो तुम ऐसे सोच रही हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को, क्या कहता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन, तो कौन हो जाता है? ये समुद्रगुप्त हो जाता है। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ये गलती नहीं होना चाहिए, समुद्रगुप्त हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? 162। क्या कहता है? विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? तो देखिए विक्रमादित्य जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। किसको? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। देखिए गुप्ता से भी अगर बिहार की बात कर दे तो देखिएगा सबसे ज़्यादा मौर्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर नास्तिक संप्रदाय की बात कर दे तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बात कर दे हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो गुप्ता से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्य और मौर्योत्तर तो एकदम वीवीआई है, और नास्तिक संप्रदाय यानी कि बुद्ध और जैन को पढ़ लीजिए, इतना से आपका काम निकल जाता है प्राचीन भारत के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मौर्य वंश के बाद, क्या कहता है? मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के बाद कौन हो जाता है? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन होता है? बृहद्रथ, जिसकी हत्या कौन करता है? उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग कौन होता है? एक ब्राह्मण होता है, और उसी ने क्या करता है? शुंग वंश की स्थापना करता है। यानी कि मौर्य वंश के बाद दूसरा जो नेक्स्ट जो वंश शासन किया वो कौन सा रहा? तो शुंग वंश हो जाता है। ठीक है, शुंग वंश हो जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, यहाँ देखिए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को 64 की अगर बात कर दी जाए तो सबसे पहले कौन सा पढ़ता है? तो देखिए जेम्स प्रिसेम्प नाम रहता है इसका। क्या नाम रहता है? इसका नाम है जेम्स प्रिसेम्प नाम रहता है, और इसी ने सबसे पहले अशोक के क्या ब्राह्मी अभिलेख को इसने पढ़ा था। और ब्राह्मी अभिलेख की अगर बात कर दी जाए तो टोपरा जो होता है, टोपरा अभिलेख है, इसी को पढ़ा था। टोपरा अभिलेख की अगर बात कर दी जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर के इसको दिल्ली मंगाता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है कि केवल वह, क्या कहता है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या कहा? स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या कहता है? 65। तो देखिए स्वयं को मगध का सम्राट किस में मिलता है? तो मास्की का लघु शिलालेख में। मास्की के लघु शिलालेख में अशोक सम्राट ने स्वयं को क्या कहता है? अशोक कहता है, स्वयं को मगध का सम्राट बताता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल करता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का संबंध, क्या कहता है? सीता भूमि का अभिप्राय क्या हो जाता है? 166 क्या कहता है? तो 166 में देखिएगा यहाँ पे कहता है कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता कहा जाता था। ये बहुत ही भी ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया कि सीता का अभिप्राय क्या है, सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो क्या हो जाएगा? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि हो जाता है। 166 ये हो जाता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है? देखिए
अगला जो सवाल है यहाँ पे कहता है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। अगर बात करते हैं सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था तो देखिएगा क्या हो जाता है, ये देखिएगा विलियम जोन्स ने। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब कलकत्ता का स्थापना इन्होंने किया था और उन्हीं सदस्यों के सामने उन्होंने ये बताया कि ये सेंड्रोकोटस जो है ना, ये जो नाम किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। किसका नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। और किसने कहा था, विलियम जोन्स ने कहा था। ओके, विलियम जोन्स ने कहा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि वह स्रोत जिसमें, क्या कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो 68 की देखिएगा, पाटलिपुत्र के जब प्रशासन का वर्णन की बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये हो जाता है इंडिका हो जाएगा, इंडिका। और इंडिका को किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज ने लिखा था। अगर मेगास्थनीज की बात कर दी जाए तो कहाँ का ये राजदूत होता है, तो देखिए सेल्यूकस निकेटर है उसी का राजदूत होता है और ये पाटलिपुत्र आता है और अब मौर्य के शासनकाल में ये रहता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। ये देखिए भांगर मिट्टी मिलती है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है 169 का। तो भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, तो भांगर मिट्टी की बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। क्या कहता है, देखिए भांगर मिट्टी, एक भांगर मिट्टी होता है, एक खादर मिट्टी होता है। खादर मिट्टी की अगर बात कर दिए तो हाल ही में जब बाढ़ आता है और बाढ़ अपने साथ बहुत सारे गाद को लेकर के आया और छोड़ के चला गया और उस पर अगर जो कोई फसल उपजाता है तो देखिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और जो पुराने होते हैं, पुराने, उसी को कहा जाता है क्या, यानी कि भांगर मिट्टी कहा जाता है। और ये क्षेत्र देखिएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। ठीक है, इसको याद करिए, बहुत ही बीबीआई है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। 170 नंबर सवाल है। क्या हो जाता है, कहता है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पे बना है। तो किस नदी की बात हो गया, तो गंगा मत सोचिए, ये सोन नदी हो जाता है। क्या हो जाता है, ये होता है सोन नदी हो जाता है। 170 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 170 का डी हो जाएगा और ये सोन नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, क्या कहते हैं, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 17%। कितना हो जाएगा, ये होता है 17% हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वन जो रिपोर्ट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। वन रिपोर्ट मैंने खुद बनाया है। वन रिपोर्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वन रिपोर्ट से बिहार का जो वन रिपोर्ट हमने बनाया है वहाँ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको नहीं छूटना चाहिए। हाल ही का जो अभी रिपोर्ट आया है वही 2021 का। तो प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। किस अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये देखिए पटना से होता था। तो पटना से कौन सा होता था, देखिए ये प्रभाकर जो है ना, प्रभाकर, कौन सा, सी, एक मिनट, सॉरी, ये हो जाता है, ये हो जाएगा, इसका कौन सा हो जाता है, इंडियन नेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, इंडियन नेशन हो जाता है। इंडियन नेशन का जो प्रकाशन हुआ ये पटना से होता है। ठीक है, ये कहाँ से हो जाएगा, तो देखिए पटना से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न जो है, कहता है कि बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हो जाएगी, तो ये देखिएगा। सबसे पहली बात तो कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो चावल का होता है। उसके बाद गेहूं का होता है और उसके बाद मक्का का होता है। तो कौन सा हो जाएगा, चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का। ये देखिए मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं किसका, तो बिहार का। ठीक है, इसको याद करिए। चलिए अगला देखिए। कहता है यहाँ पे त्रिवेणी, क्या कहता है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो 74 क्या कहता है, 74 को देखिए, कहता है कि गंडक नदी से। कहाँ, तो त्रिवेणी नहर में गंडक से पानी आता है। कहाँ से, तो गंडक से पानी आता है, याद रखिएगा, गंडक से, गंडक से ही निकला हुआ ये नहर है, समझे, त्रिवेणी नहर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 75 नंबर क्या कह रहा है, यह प्रश्न देखिए। कहता है कि निम्न में से कौन 2 नदियाँ अमरकंटक से मतलब उद्गमित होती है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अमरकंटक वाला प्रश्न पूछता है। 175 क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम लोग
तो नर्मदा हो जाएगा, और बिहार की अगर बात करें तो सोन हो जाता है। ठीक है, नर्मदा और सोन हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे नर्मदा और सोन हो जाएगा, यानी कि नदी से भी एक प्रश्न आपको पूछता है, और नदी भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो नदी से निश्चित तौर पे एक प्रश्न पूछता ही पूछता है, एक और दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संपत्ति का मुख्य स्रोत की अगर बात कर दी जाए, 76 नंबर सवाल है, क्या कहता है? तो देखिए क्या होता है, कहा जाता है कि हमारा जो कृषि है अर्थव्यवस्था का क्या है, रीढ़ माना जाता है। जैसे स्पाइनल जो है शरीर में, यही तो है आपके शरीर का सब कुछ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्या है, मतलब कृषि क्या है, एक रीढ़ के समान है। तो क्या हो जाता है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? आप कृषि मारिए इसको, इसका आंसर क्या हो जाता है? कृषि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार सरकार के द्वारा, क्या कहता है कि बिहार सरकार के द्वारा, क्वेश्चन नंबर देखिए 77, अच्छा से देखिए, कहते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो कितना प्रतिशत लोग व्यय करता है? ये 46%। कितना? तो 46% ये लोग व्यय करता है। पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत? तो 45% क्या करता है? ये व्यय करता है। कितना? 77 नंबर सवाल है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहते हैं अगला, देखिए 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का कितना था? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जो पूछे गए सवाल है, जो बीपीएससी ने पूछा है, उसी प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कितना कहता है कि 178 जो है, 178 नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 2006 में बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का कितना था? तो क्या हो जाता है, ये देखिएगा लगभग 60%। कितना था? तो लगभग 60% हो जाएगा। कुल व्यय का कितना प्रतिशत? तो लगभग 60%। चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? 179 क्या कहता है? देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न सिर्फ मतलब बिहार, मतलब बीपीएससी ही नहीं पूछा है, बल्कि बहुत भी एग्जाम बिहार में होने वाले, आयोजित जो होने वाला है उससे पूछा है। और ये जो पहली बार जो ये किया गया, ये सुशील कुमार के द्वारा हुआ, सुशील कुमार मोदी के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा हुआ। बिहार में पहली बार कहता है किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया गया वो है सुशील मोदी के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 180 नंबर सवाल है। कहता है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, चालू, क्या कहता है कि चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, अगर न्यूनतम आय वाला की बात हो जाता है तो देखिएगा जहाँ पे एजुकेशन कम होता है वहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, मद्य निषेध, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसमें देखिएगा बिहार सबसे न्यूनतम आय वाला राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं बिहार क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य हो जाता है, सबसे पिछड़ा हमारा स्टेट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है 81 में कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच में किस अनुपात में वहन किया जाता है? जैसे मान लीजिए नरेगा, ये जो नरेगा है बाद में इसी को मतलब समझिए कि महात्मा गांधी मनरेगा के नाम से इसको किया गया। और देखिए कहता है कि केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? तो केंद्र का हिस्सा कितना है? 90, और राज्य का कितना? तो 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 90 और 10 अनुपात हो जाता है। कितना हो जाता है? 90 और 10 का अनुपात होता है। ये आंसर होता है इसका, याद रखिएगा। केंद्र का हिस्सा 90 और राज्य का हिस्सा 10%। ओके, चलिए देखते हैं अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अगला कहता है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार की बात अगर कर दे तो वहीं तो हम तो बताए थे आपको। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिएगा, अरे यार यहाँ पे देखते हैं, अगर ये बिहार की अगर मैप थोड़ा सा हम लोग देख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिएगा गंगा नदी जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है, और ये जो है ये बाढ़ से प्रभावित होता है और ये सूखा से प्रभावित होता है। बस ये है। अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसके उत्तर में नेपाल हो जाएगा और इसके दक्षिण में झारखंड हो जाता है, और बात कर दें कि इसके पूरब में तो क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और इसके पश्चिम में बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला।
कहता है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? कौन सा? तो मखदूम कुंड कहाँ पे स्थित है? तो मखदूम कुंड की अगर बात करिएगा, अगर राजगीर जाइएगा तो वहाँ पे मखदूम कुंड मिल जाएगा। कहाँ पे? तो देखिएगा राजगीर में मखदूम कुंड आपको मिल जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है यहाँ पे देखिए, अगला सवाल कहता है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? तो अपने वंश का अगर बात कर दे तो देखिए पंचम पीढ़ी का है, लेकिन कभी कभी कुछ चौथी चतुर्थ भी देता है और छठा भी देता है। इसलिए जब बीपीएससी इसको दिया था तो समझिए कि इसमें मतलब कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो गया था कि इसको मतलब सेलेक्ट नहीं कर पाया। और बात कर दे कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो देखिए बोधि वृक्ष को शशांक, जो गौड़ वंश का शासक था, जो बंगाल का था, उसको बहुत ही ज़्यादा नफरत था बौद्ध धर्म से, और उसने क्या किया, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी को क्या किया, कटवा दिया। और बाद में कनिंघम के द्वारा इस पौधे को मतलब समझिए कि सिहली प्रदेश से यानी कि श्रीलंका से लेकर के यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है? ये पंचम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। चलिए ये जो सवाल है, कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ था, कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हुआ था? तो 185 नंबर क्या कहता है? तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, कुंडल ग्राम हो जाता है। क्या हो जाएगा? कुंडल ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये सब कॉमन प्रश्न होता है। देखिए नास्तिक संप्रदाय से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। देखिए बहुत आसान है बीपीएससी की तैयारी करना, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रेलवे बैंकिंग से ये आसान है, आईएएस बनना रेलवे बैंकिंग वालों से भी आसान है, ये टफ नहीं है। पता नहीं लोग टफ बना देते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा कुंडल ग्राम में हो जाता है। ठीक है, कुंडल ग्राम में हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहते हैं कि वर्तमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? 86 क्या कहता है? तो देखिए कहाँ क्या किया था, निर्वाण की प्राप्ति उन्होंने कहाँ किया था? तो निर्वाण की प्राप्ति की अगर बात कर दिए तो क्या हो जाता है? पावापुरी हो जाता है। पावापुरी। एक चीज़ और है निर्वाण, ठीक है। अगर बात कर दे बुद्ध का तो हो जाता है कुशीनगर में, और बुद्ध अगर महावीर की बात करिए तो पावापुरी में हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है कि पटना में क्या कहता है? कहता है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो देखिए ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, और ये 10वें गुरु हैं। कौन सा? 10वें गुरु हैं, और इनका जन्म होता है 1666 में। कहाँ पे? तो पटना साहिब में होता है। पटना साहिब में। देखिए कितना किस्मत अच्छा है बिहार का। अगर बात करें तो बिहार ऐसा स्टेट भारत के किसी भी राज्यों में वो चीज़ नहीं दे सकता, मतलब बिहार ही है जो संचालित का काम कर सकता था। यहाँ पे 3 यानी कि प्रकांड जो मतलब जो धर्म की बात करें उनका यहाँ पे जन्म हुआ। जैसे बुद्ध ने पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को की परचम को लहरा दी। उसके बाद महावीर की बात कर दे, और तीसरा बात अगर बात कर दे तो सिख गुरु जो 10वें गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म पटना साहिब में होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और इनकी मृत्यु होती है 1708 में मृत्यु होती है गुरु गोविंद सिंह का, और नांदेड़ में मृत्यु हो जाती है। नांदेड़ की बात करें तो ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? 188 नंबर सवाल क्या कहता है? विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? तो विष्णुपद मंदिर के बारे में बार बार पूछा जाता है। ये कहाँ पे? गया में। अगर बोध गया एक बार घूमना चाहिए। ठीक है, वहाँ से हमेशा प्रश्न रहेगा ही रहेगा। बोध गया से आपके इतिहास में, आपके बीपीएससी में, आपके दरोगा में, आपके बिहार के सरकार के द्वारा जो भी आयोजित होने वाले एग्ज़ाम है उसे पूछा ही जाता है। इतना ही नहीं, पूरे मतलब भारत में जो भी एग्ज़ाम जो लेता है यूपी से भी पूछा जाता है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये देखिए गया हो जाता है। क्या हो जाता है? गया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? गर्म जल के अनेक स्रोत हो जाएंगे। 89 नंबर क्या होता है? तो देखिए राजगीर जब जाएंगे ना पे, तो वहाँ पे देखिए गर्म स्रोत का एकदम मतलब कुंड मिलेगा। कहाँ पे वो मिलेगा? राजगीर में। और कहा जाता है कि जब आप उसमें ठंडा के समय नहाते हैं तो स्किन से संबंधित जो रोग होता है ना वो जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहाँ पे हो जाएगा गर्म कुंड? तो देखिए राजगीर में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। क्या हो जाएगा? तो प्रथम बौद्ध सभा किसके समय में आयोजित किया गया था? तो देखिए ये अजातशत्रु होते हैं, लेकिन होता है कहाँ पे? तो राजगीर में होता है। राजगीर में हो जाता है। ठीक है, प्रथम हो जाता है राजगीर में। अगर बात कर दे दूसरा तो कहाँ होता है? वैशाली में होता है। तीसरा की बात कर दे तो पाटलिपुत्र होता है, और चौथा की बात कर दे तो कुंडलग्राम कश्मीर में होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है, राजगिरी का पुराना नाम क्या है भाई?
क्या कहता है, राजगिरी का पुराना नाम क्या है? 91 नंबर सवाल क्या कहता है? राजगिरी को गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। और देखिएगा, उदयन जो हर्यक वंश का सम्राट था, उसी ने ही इसकी राजधानी को स्थानांतरित करके क्या कहाँ लेकर गया, यानी कि सोन और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया। क्या? पाटलिपुत्र को बसाया। और इसी पाटलिपुत्र को अगर बात करें शेरशाह की अगर बात करें तो पटना नाम दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ये सवाल देखिए कहता है, और ये किस मत के समय में हुआ था? देखिएगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और बात कर रहा है किसकी, मतलब पटना जो स्थित गोलघर है, पहले हम समझिए बहुत साल पहले, अभी तो चढ़ना थोड़ा सा ये हो गया है, पता नहीं बंद हो गया कि क्या क्या हुआ है। तो देखिए, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो क्या कहता है, 92, क्या कहता है, 1786 में। क्या कहता है? तो ये देखिएगा, इसका आंसर हो जाता है 92 का क्या होता है? तो देखिए 1786 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, कॉर्नवालिस के समय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और बात करते हैं कि पटना स्थित जो गोलघर है, अन्न को यानी कि समझिए कि अनाज को रखने के लिए ये इसका उपाय किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या, ये देखिए सवाल क्या है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम यानी कि 93 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सबसे कम जनघनत्व वाला कौन हो जाएगा भाई? तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन होता है? तो जनघनत्व जनसंख्या भी ऑलरेडी हम करा दिए हैं, ये कैमूर हो जाता है आंसर। ठीक है, कैमूर। और देखिएगा, बिहार के जनसंख्या से एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहेगा, 100% ये बांध के रख लीजिए। एक प्रश्न रहेगा एकदम, जनसंख्या से किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। एक या दो प्रश्न पूछता ही पूछता है। अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था से भी रहता है प्रश्न, पॉलिटी में अगर पढ़िया तो बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या घनत्व वाला। अगर बात कर दिए कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूरे भारत में, सर्वाधिक राज्यों में अगर बात कर दे तो जनघनत्व कितना है? बिहार का नंबर 1 हो जाता है, पहला स्थान होता है कितना? 1106 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? क्या कहता है? कहता है कि बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बताइए। 94 क्या कहता है? तो देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात कर दी जाए तो कौन हो जाता है? शेखपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला की अगर बात की जाए क्या हो जाएगा? पटना हो जाता है। ठीक है, पटना हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहते हैं यहाँ पे यह प्रश्न कहता है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो देखिए, भारत में मैंने क्या बताया था, भारत में पहला हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाता है, भारत में पहला हो जाता है 95 का। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, और घनत्व से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 96 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार कितना? 61.8%। कितना हो जाएगा? 61.8%, याद रहना चाहिए। और साक्षरता की बात कर दिया जाए तो देखिए, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? रोहतास में। और सबसे कम कहाँ पे है? तो पूर्णिया में है। अगर बात कर दे कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो केरल में है, केरल में है। सबसे कम कहाँ पे है? तो बिहार में है, बिहार में हो जाता है। ठीक है, बिहार में हो जाता है। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो ये कितना हो जाता है? 96, वही नंबर सवाल है, 96 हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? 61.8%। ठीक है, 61.8%। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल ले लीजिए। कहता है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बताइए। सबसे कम महिला साक्षरता की अगर बात कर दी जाए तो कौन हो जाता है? 97 में। 97 में क्या हो जाता है? तो देखिएगा, अगर ओवरऑल की बात कर दी जाए तो पूर्णिया हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ महिला की बात कर दिया जाए तो महिला की सबसे कम पढ़ी लिखी महिला बिहार में कहाँ पे है? तो देखिए सहरसा हो जाता है। अगर बात करते हैं कि ओवरऑल में सबसे कम पढ़े लिखे राज्य वाले कौन है, तो बिहार हो जाता है। लेकिन अगर महिलाओं की बात कर दी जाए तो हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखी हमारे बिहार की महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत करीब कितना है भाई? ये देखिएगा, आबादी का प्रतिशत कितना? अनुसूचित जनजाति का, एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का पूछ रहा है कितना? 1.3%। 1.3% यह प्रश्न पूछा जाता है, 1.3% हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये देखिए क्या कह दिया, कहता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 99 क्या हो जाता है? मैंने बताया था रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा रोहतास, महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा रोहतास। पुरुष सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा? पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम कौन सा हो जाएगा?
सबसे कम महिलाओं का क्या हो जाता है, सहरसा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, रोहतास हो जाता है। ठीक है, रोहतास हो जाएगा। चलिए हम लोग इस सेशन का अंतिम सवाल करने वाले हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? ठीक है, ये कौन सा हो जाता है? तो देखिए बिहार हो जाएगा। क्या कहता है, देख लीजिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश, अरे यार, महाराष्ट्र, और तीसरा हो जाता है आपका बिहार। ठीक है, और 12वां क्षेत्रफल के अनुसार हो जाएगा, तो इस तरह से क्या होता है कि बिहार हो जाता है। इस तरीके से हम आपको जल्दी करा देते हैं जो भी आपका है बिहार स्पेशल। यहाँ से प्रश्न न छूटेगा, आप ज़रूर रिवाइज फटाफट करें, ताकि यही आपका जितना रिवीजन होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। ये सेशन हमारा जो आपके लिए जो है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सेशन आपको ज़रूर लाभ देगा। इसका फ़ायदा आपको और आपके साथी और आपके संगी को मिलना चाहिए, तो कम से कम इसका शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी कुछ लिखें, ताकि कमेंट्स से हमें पता चलेगा कि आप हमसे एकदम दिल से जुड़े हुए हैं, और हम भी चाहते हैं कि आपका सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।